नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनुपम। साथियों, भारत के एक दूर दराज सीमावर्ती गांव के कुछ आदिवासी परिवार जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भेजते। वे कहते हैं कि जिस जमीन पर हमारे पूर्वज दशकों से अपने मवेशी चराते थे, जहां हम औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते थे, आज उस जमीन पर चीन की सेना सड़कें बना रही, बंकर बना रही और स्थायी बस्तियां बसा रही। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ स्थानीय लोगों की शिकायत है या वास्तव में भारत की सीमा पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत चीन सीमा को लेकर कई घटनाएं सामने आई। 2020 में गलवान, उसके बाद पूर्वी लद्दाख और अब अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के नए दावे सामने आ रहे। स्थानीय जनजातीय संगठन का कहना है कि उनके पारंपरिक चारागाहों तक अब उनकी पहुंच नहीं रही। उधर सरकार का कहना है कि भारत की सीमा पर कोई नए घुसपैठ नहीं हुई है और यहीं से बहस शुरू होती है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या चीन वास्तव में धीरे धीरे सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है या फिर यह केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी की अलग अलग व्याख्या का परिणाम। साथियों, आज के इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों, भू राजनीति, इतिहास और वर्तमान रणनीति के आधार पर पूरे विषय को समझेंगे। हम जानेंगे अरुणाचल प्रदेश में नया विवाद क्या है, स्थानीय जनजातियों का दावा क्या है, सैटेलाइट तस्वीर क्या संकेत दे रही है और चीन की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, भारत चीन सीमा विवाद का इतिहास क्या है और इस पूरे मुद्दे को हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि यहां आने वाले कोई भी जियोपॉलिटिकल जो भी टॉपिक है, इस पर आप सभी को जो है वह नोटिफिकेशन मिले और आप समय पर इसे देख सके। आपके जो भी विचार हो, पक्ष विपक्ष तटस्थ, वो जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और आज का टॉपिक है, चीन ने फिर कब्जा किया अरुणाचल अरुणाचल का पूरा सच। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे कवर किया है, नेह वेलफेयर सोसाइटी ने इसको लेकर जो है वो आवाज उठाई है। तो चलिए सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक स्थानीय जनजातीय संगठन की शिकायत पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। साथियों, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले की एक स्थानीय जनजातीय संस्था ने जिला प्रशासन को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया कि उनके पारंपरिक सामुदायिक भूमि यानी कि ट्रेडिशनल ग्रेजिंग ग्राउंड के कुछ हिस्से अब उनके पहुंच से दूर हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि कई दशकों से वह इन ऊंचाई वाले इलाकों में अपने याक और अन्य पशुओं को चराते थे, औषधीय जड़ी बूटी इकट्ठा करते थे और यही उनकी पारंपरिक आजीविका थी, सांस्कृतिक गतिविधियां थी और मौसमी आवागमन भी होता था। लेकिन अब उनके अनुसार जमीन पर हालात तेजी से बदल चुके हैं। वे आरोप लगाते हैं कि जिन इलाकों में कभी केवल प्राकृतिक पहाड़ और घास के मैदान दिखे, वहां नई सड़कों का निर्माण हो रहा है, कंक्रीट के सैन्य बंकर दिखाई दे रहे हैं, अस्थायी ढांचे बनाए जा रहे हैं और कुछ स्थानों पर नई बस्तियां विकसित होने के संकेत भी मिले। स्थानीय समुदाय का कहना है कि इन गतिविधियों के कारण उनके पारंपरिक चारागाह धीरे धीरे उनके पहुंच से बाहर हो रहे हैं। इसी चिंता को लेकर उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की जांच की जाए और सीमावर्ती क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया जाए। अब यहीं से मुद्दा स्थानीय स्तर से निकलकर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया, क्योंकि इसके बाद कई स्वतंत्र सुरक्षा विश्लेषक और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया और उनका दावा था कि कुछ स्थानों पर नई सड़कें, पहाड़ी मार्ग का विस्तार, नई संरचनाएं, निर्माण की गतिविधियां दिख रही। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना बेहद जरूरी है कि सिर्फ सैटेलाइट तस्वीर किसी क्षेत्र की कानूनी स्थिति या संप्रभुता का अंतिम प्रमाण नहीं होता है। एक ही तस्वीर के अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग व्याख्या भी कर सकते हैं। कई बार मौसम, कैमरे का कोण, पुरानी और नई तस्वीरों की तुलना तथा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अलग अलग समझ भी निष्कर्षों को प्रभावित कर सकती है। यानी सैटेलाइट इमेज संकेत दे सकती है लेकिन अंतिम निष्कर्ष नहीं। अब आइए भारत सरकार के आधिकारिक रुख को समझें। उसके पहले आपकी स्क्रीन पर हम बॉर्डर एक बार देख लें इंडिया चाइना का। साथियों, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया और चाइना के बॉर्डर को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लद्दाख की जो सीमा है वो वेस्टर्न सेक्टर है, उत्तराखंड की जो सीमा है वो आपका मिडिल सेक्टर है और अरुणाचल की जो सीमा है वो आपका ईस्टर्न सेक्टर है। लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल और साथ में यहाँ सिक्किम दिख रहा है। सिक्किम में साथियों ये ट्राई जंक्शन का एरिया है, ये डोकलाम का क्षेत्र जहां भूटान, इंडिया और चाइना का जो है वो ट्राई जंक्शन है। तो क्या चीन चुपचाप भारत की जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है? आइए इस बात को भी जो है वो धीरे धीरे हम लोग समझते हैं, इस बात पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने कहा कि भारत सरकार का आधिकारिक रुख क्या है, ये जानना जरूरी है। साथियों, सरकार का कहना है कि भारत चीन सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दोनों देशों द्वारा अलग अलग व्याख्या की जाती है और इसी कारण कई बार दोनों पक्ष अपने अपने दावों के अनुसार गश्त करते हैं और ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। सरकार ने किसी नए स्थायी घुसपैठ की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। यानी एक तरफ स्थानीय समुदाय गंभीर चिंता जता रही है तो दूसरी तरफ सरकार का आधिकारिक दृष्टिकोण अपेक्षाकृत संतुलित और सावधानीपूर्ण है।
और यही अंतर इस पूरे विवाद को केवल स्थानीय शिकायत तक नहीं रहने देता, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, बॉर्डर मैनेजमेंट और भारत चीन संबंधों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दा जो है वो बना देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यानी दोनों देशों की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की समझ अलग अलग है, तो आखिर यह सीमा बनी कैसे, और भारत चीन सीमा विवाद की शुरुआत कहां से हुई, और इसी इतिहास को समझे बिना वर्तमान विवाद को पूरी तरह से समझना साथियों संभव नहीं। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं और धीरे धीरे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर साथियों ये अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको एलएसी देखने को मिल रहा है, जिस पर हम बात कर रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट और चाइना के गवर्नमेंट के अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग व्यू। साथियों ये आपके स्क्रीन पर अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, और ये नॉर्थ में आप देखिए चाइना का बॉर्डर है, तिब्बत का क्षेत्र है, ये आपको देखने को मिल रहा है, और इसी के कुछ गांवों पर कब्जा कर दिया गया है ऐसा कहा जा रहा है। अरुणाचल में नया विवाद जो है वो अपर सुबनसिरी जिले में आया हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि चीन ने यहाँ सैन्य बंकर बना लिया है, सड़क बनाया है, और चीनी का सैन्य संगठन ठिकाना जो है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ये एआई सॉरी सैटेलाइट इमेजेस आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही है, जिस इमेजेस के माध्यम से कहा जा रहा है कि यहाँ गांव बसा लिया गया है जहां पहले जंगल हुआ करते थे। साथियों अब यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर इस पूरे मामले में स्थानीय जनजातियों की बात को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। इसका उत्तर सीमा क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों में छिपा है। साथियों भारत चीन की सीमा लगभग 3488 किलोमीटर लंबी। यह सीमा ऊंचे पर्वतों, बर्फीली दर्रों, घने जंगलों, दुर्गम घाटियों से होकर गुजरती है। ऐसे इलाकों में हर समय सेना या सुरक्षा बलों की मौजूदगी संभव नहीं होती। यहीं पर स्थानीय समुदाय भारत की पहली आंख और पहला कान बन जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कई सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां पीढ़ियों से इन्हीं पहाड़ों, घाटियों और चारागाहों को जानती है। उन्हें पता होता है कि किस मौसम में कौन सा रास्ता खुलता है, किन क्षेत्र में कौन सी गतिविधि सामान्य है, और कहां अचानक कोई नया निर्माण दिखाई दे रहा है। इसी कारण जब वो किसी बदलाव की सूचना देते हैं तो पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतिहास यही बताता है कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान सबसे पहले स्थानीय चारवाहों ने ही असामान्य गतिविधियों की सूचना भारतीय सेना तक पहुंचाई थी। इसी तरह पूर्वी लद्दाख में कई बार स्थानीय लोगों ने सबसे पहले नए निर्माण और सैनिक गतिविधियों की जानकारी जो है वह सेना तक पहुंचाई है। साथियों ये नवंबर 2022 का जो है तस्वीर है। एटलीस्ट 30 न्यू बिल्डिंग्स एंड फाउंडेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है, सैटेलाइट इमेज दिख रहा है। ये इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कहा जा रहा था कि लगभग 35 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है। यहां अगर हम देखें तो न्यू रोड लीडिंग टू न्यू हेलीपैड्स दिख रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। ये आप देखिए ये चाइनीज विलेज आपको दिख रहे हैं। अच्छा यहां अगर आप देखेंगे तो यहाँ तिब्बत इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना जो है वो साउथ तिब्बत के रूप में जो है वो सबके सामने जो है वो दिखाता है, सबके सामने जो है वो बताता है। चलें और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते हुए चीजों से सीमा पर असली प्रहरी हमने कहा कि यही होते हैं। और हमने जैसा कहा कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान सबसे पहले स्थानीय चारवाहों ने ही जो है असामान्य गतिविधियों के बारे में भारतीय सेना को बताया था। इसी तरह पूर्वी लद्दाख में भी हमने इस प्रकार की गतिविधि देखी। यानी कि सीमा पर रहने वाले लोग केवल नागरिक नहीं होते, वो भारत की सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक हिस्सा भी होते हैं। इसलिए अरुणाचल के इस मामले में भी स्थानीय समुदाय द्वारा उठाए गए प्रश्नों ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि किसी भी दावे की अंतिम पुष्टि सरकार, सेना और आधिकारिक एजेंसियां ही करती हैं, लेकिन स्थायी इनपुट को पूरी तरह से नजरअंदाज करना भी रणनीतिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है। अब सवाल यह है कि यदि सीमा पर इस तरह के निर्माण दिखाई दे रहे हैं तो क्या यह कोई नई रणनीति है, या चीन कई वर्षों से धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उत्तर हमें चीन की सीमा नीति से मिलता है। साथियों चाइना की एक स्ट्रेटजी है जिसको कि हम सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। अब ये हमें जानना है कि सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी क्या है। ये तस्वीर साथियों अरुणाचल प्रदेश की है, जहां के स्थानीय निवासी जो है, जो जनजाति है, वो याक चराने के लिए यहाँ जा रहे हैं, और उन्होंने जो है इस प्रकार की गतिविधि के बारे में बताया है। जिस प्रकार से अब देख रहे हैं छोटे छोटे गांवों को बसाया गया है, तो इन्होंने ही जो है वो भारतीय सेना को, भारतीय सरकार को इसके बारे में जानकारी दी। साथियों ये आप मैप में बहुत ध्यान से देखिए, ये अक्साई चीन का क्षेत्र है, जो कि 1962 के युद्ध के बाद जो है वह चाइना ने यहाँ कब्जा किया है इंडिया का। ये आप देख रहे हैं गालवान वैली का क्षेत्र यहाँ देखने को मिल रहा है, जहां 2020 में घटना हुई थी। ये रेड कलर का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो भी आपको येलो एरिया नजर आ रहा है, चाहे इधर की हम बात करें अरुणाचल की, चाहे इधर की बात करें, तो ये सारा का सारा डिस्प्यूटेड एरिया यानी कि विवादित क्षेत्र है। यहाँ आप देखिए तवांग क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये मैकमोहन लाइन है। अरुणाचल प्रदेश है कंट्रोल बाय इंडिया, चाइना कहता है हमारा है, कंट्रोल बाय चाइना, इंडिया कहता है हमारा है। ये पूरा का पूरा विवाद आपको यहां देखने को मिल रहा है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं
और ये आपने स्क्रीन पर देखिए मैकमोहन रेखा है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। ये बात करें तो ये दिबांग वैली है और ये दीचू है आपका, ये लोंगजू है अरुणाचल प्रदेश के, ये सारे के सारे बॉर्डर के एरिया आपको देखने को मिल रहे हैं। ये वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर आपको देखने को मिल रहा है। जम्मू और कश्मीर यानी कि लद्दाख का जो क्षेत्र यहाँ लगभग 2150 किलोमीटर की सीमा है। ये जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र यहाँ 625 किलोमीटर है। और ये जो अरुणाचल का, ये सिक्किम का जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है ईस्टर्न वाला एरिया और इधर अरुणाचल वाला, टोटल ये 1140 किलोमीटर का है और क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिल रहा है दोनों देशों के बीच में। और चीन की सलामी स्लाइडिंग स्ट्रेटजी क्या है, इसके ऊपर हम स्लाइसिंग स्ट्रेटजी क्या है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। साथियों, यदि आप चीन की विदेश नीति और सीमा रणनीति का अध्ययन करेंगे तो आपको एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा और वो शब्द क्या है? सलामी स्लाइसिंग रणनीति। स्लाइस, समझ गए? सलामी ये भी आप जानते हैं। अब इसको आप थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि नाम थोड़ा सा अलग है लेकिन इसका अर्थ जो है बहुत सरल है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने सलामी का एक टुकड़ा रखा हुआ, सलामी खाने योग्य जो है खाद्य पदार्थ है। यदि कोई व्यक्ति उसे एक बार उठाने की कोशिश करे तो सभी का ध्यान उस पर जाएगा, लेकिन यदि वही व्यक्ति रोज उसका एक एक पतला टुकड़ा काटता रहे तो लंबे समय से पूरा टुकड़ा जो है वो समाप्त हो जाए और शायद किसी को तुरंत इसका एहसास भी नहीं होगा। सीमा विवाद पर भी यही रणनीति जो है वो लागू होती है। किसी बड़े सैन्य आक्रमण की बजाय धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाना, पहले गश्त बढ़ाना, फिर अस्थायी टेंट लगाना, फिर उसके बाद सड़क बनाना, फिर बंकर बनाना, फिर संचार व्यवस्था बनाना और अंत में स्थायी निर्माण करना। जब तक दूसरा पक्ष प्रतिक्रिया दे तब तक जमीन पर वास्तविक स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। और इसलिए कई रणनीतिक विशेषज्ञ चीन के इस कार्य प्रणाली को फैक्ट ऑन द ग्राउंड स्ट्रेटजी भी कहते हैं। यानी पहले जमीन पर वास्तविक स्थिति को बदल दो, फिर बाद में उसी नई स्थिति पर बातचीत का आधार बना लो कि भैया ये तो हमारा ही है। इसी रणनीति के तहत चीन पिछले कुछ वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुरंग बना ले रहा है, पुल बना रहा है, एयरफील्ड्स बना रहा है, सड़कें बना रहा है, नई बस्तियों का विकास कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इन बस्तियों को केवल सामान्य गांव समझना भूल होगी। इनमें से कई सारे ऐसे गांव हैं जो कि ड्यूअल यूज विलेज है, अर्थात सामान्य समय में ये नागरिक गांव दिखाई देते हैं लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यही गांव सेना के लिए रसद, संचार, सैनिकों की तैनाती का केंद्र बन सकते हैं। और यही कारण है कि सीमा पर बनने वाला हर नया निर्माण केवल एक इमारत नहीं होता बल्कि वो भविष्य की रणनीतिक क्षमता का हिस्सा भी बन सकता है। अब प्रश्न यही है कि क्या हमने ऐसी रणनीति पहले भी देखी है? साथियों, इसका जवाब है हाँ। पूर्वी लद्दाख सबसे बड़ा इसका उदाहरण माना जाएगा। अभी तक आपने अरुणाचल प्रदेश के हालिया विवाद को देखा, चीन की तथाकथित सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी को समझा, लेकिन अब पूर्वी लद्दाख के पैटर्न को भी हम देखें, क्योंकि ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा हो चुका है। यदि हम कुछ वर्षों के घटनाक्रम को देखें तो पूर्वी लद्दाख इसका सबसे चर्चित उदाहरण दिखेगा। साथियों, 2020 गलवान आप कैसे भूल सकते हैं? पूरा दुनिया कोविड महामारी से जूझ रहा था और कोविड महामारी के दौरान पूरी दुनिया की आंतरिक चुनौतियां जो सबके सामने बनी हुई थी, सभी उलझी हुई थी। इसी दौरान पूर्वी लद्दाख के कई संवेदनशील क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो विशेष रूप से हम पैंगोंग सो की बात करें, गलवान घाटी की बात करें, गोगरा की बात करें, हॉट स्प्रिंग की बात करें, तो भारत और चीन के बीच तनाव बहुत तेजी से यहां बढ़ा था। भारतीय पक्ष का कहना था कि चीन ने उन क्षेत्रों में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है जहां पहले भारतीय सैनिक नियमित गश्त करते थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच आमना सामना हुआ। 15 जून 2020 की रात गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद भी हुए। चीन ने भी अपने सैनिकों के हताहत होने की बात स्वीकार की लेकिन संख्या के बारे में नहीं बताया, लेकिन वास्तविक संख्या उसके दावे से बहुत ही ज्यादा अधिक थे। गलवान के बाद दोनों देशों के बीच कई दौर के सैन्य और राजनयिक वार्ताएं भी हुई। कुछ क्षेत्रों में सैनिक पीछे हटे, कुछ स्थानों पर बफर जोन बनाए गए और कई इलाकों में अस्थायी तनाव जो है वो कम किया गया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना बहुत जरूरी है कि कई रक्षा विशेषज्ञों का तर्क था कि जिन क्षेत्रों में पहले दोनों पक्ष नियमित गश्त करते थे उनमें से कुछ स्थान पर अब बफर जोन बन गए। इसका अर्थ यह है कि वहां अब पहली जैसे गश्त संभव नहीं रही, यानी गोलाबारी तो रुक गई लेकिन जमीनी रणनीति स्थिति पहले जैसे पूरी तरह से बहाल नहीं हुई। और यही कारण है कि जब अरुणाचल से नए दावे सामने आ रहे हैं तो कई विश्लेषक उन्हें अलग थलग घटना नहीं मानते बल्कि पिछले कुछ वर्षों से जो व्यापक सीमा तनाव के संदर्भ में जो बातें चल रही हैं उसी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि भारत सरकार का लगातार यह कहना रहा है कि सीमा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना पूरी तरह से सतर्क है। इसलिए इस विषय को समझते समय हमें दोनों बातों को ध्यान भी रखना है। एक और स्थानीय लोगों के स्वतंत्र
विश्लेषकों के दावे भी और दूसरी ओर सरकार तथा सेना के आधिकारिक दृष्टिकोण भी। साथियों आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये आपको एरिया देखने को मिल रहा है। ये लहासा का क्षेत्र आप देखिए, ये आप बॉर्डर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये इंडिया आपको दिख रहा है। ये आप देखिए बिलासपुर लेह रेलवे मार्ग आपको यहाँ का दिख रहा है। ठीक, ये आप इधर आएंगे तो ये तवांग रोड आपको देखने को मिल रहा है। इधर अगर आप देख रहे हैं साथियों, तो जितने भी आपको रेड रेड स्पॉट नजर आ रहा है नंबरिंग, जैसे 5 4 3 1 2, ये सब चाइना के हैं। जैसे इधर हम बात करें तो यहाँ चाइना नेशनल हाईवे G219 G219 है। 1 नंबर पे देखें तो होटन एयरपोर्ट है चाइना का। 2 नंबर पे अगर हम बात करें तो नगारी गुनसा एयरपोर्ट है चाइना का। सेम इसी के पहले इंडिया ने भी क्या है, इंडिया ने 1 नंबर पे यहां बात करें तो दौलत बेग ओल्डी, दूसरे पे बात करें तो यहां फुकचो, तीसरे पे बात करें तो धाराशु यहां आपको देखने को मिल रहा है। यहां अगर हम बात करें 3 नंबर पे इनका एयरपोर्ट तो वो है आपका सिंगसे पीस एयरपोर्ट, उसके बाद लाहसा एयरपोर्ट है और इसके बाद नाइंची मेनलिंग एयरपोर्ट बना हुआ है। इंडिया ने भी जो है वहां तुतियांग और पासीघाट जो है वो एयरपोर्ट बना के रखा हुआ है। इसके अलावा रेलवे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भारत और चाइना जो है वो दोनों के दोनों जो है वो बना रहे हैं। तो दोनों अपने सीमा पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा निर्माण कर रहे हैं, चाहे हम रोड की बात करें चाहे हम ट्रेन रूट की बात करें। ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए साथियों, यहाँ ये एलएसी का बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको देखने को मिल रहा है। इधर आपको इंडियन बेस इंडियन आर्मी कंट्रोल है, ये सैटेलाइट इमेज है। ये आपको गालवान वैली का है। ये श्योक रिवर आपको दिख रहा है, ये गालवान रिवर है। ये रोड टू एसएसएन है, टुवर्ड्स डीबीओ यानी कि दौलत बेगी जो एयरपोर्ट है उसके तरफ जो है वो सड़क जा रही है। ये इंडियन साइड है, ये चाइनीज साइड है। ये रेड लाइन जो है वो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ हाईलाइटेड भी एलएसी है। ये चाइनीज ट्रूप्स बिल्डअप्स जो है वो आपको दिख रही है सैटेलाइट इमेज। सच चीन केवल सैनिक नहीं भेज रहा है, वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। यह चीन की रणनीति केवल गश्त बढ़ाने तक सीमित नहीं होती तो वो सीमा पर आखिर कर क्या रहा है, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेंस बढ़ा रहा है, यानी सीमावर्ती क्षेत्र पे इतना मजबूत आधारभूत ढांचा क्यों चाइना तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य तो यही हो सकता है कि भविष्य में वो यहाँ सैनिक हथियार रसद जो है उसको कुछ ही घंटों में पहुंचाना चाह रहा है। पिछले 1 दशक में चीन ने तिब्बत और सिंजियांग क्षेत्र में भारी निवेश किया, तेज रफ्तार की सड़कें बनाई हैं, ऑल वेदर हाईवे बनाए हैं, रेल संपर्क वाले एरिया बनाए हैं, नई सुरंगें बनाई हैं, एयरबेस बनाए हैं, हेलीपैड बनाए हैं, ड्रोन ऑपरेशन सेंटर बनाए हैं, आधुनिक संचार नेटवर्क बनाए। इसके साथ साथ चीन ने सीमा के निकट बड़ी संख्या में तथाकथित बॉर्डर विलेज जो है विकसित किए हैं। सरकारी स्तर पर इन्हें ग्रामीण विकास परियोजनाओं के रूप में चीन दिखा रहा है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक संस्थान का आकलन है कि इनका महत्व केवल सामाजिक विकास तक सीमित नहीं है। इन गांवों में पक्की सड़कें, बिजली, इंटरनेट, प्रशासनिक भवन, हेलीपैड, कई स्थानों पर ऐसी सुविधाएं विकसित की गई हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर सैन्य उपयोग में भी लाया जा सकता है। यानी ये केवल गांव नहीं है, ये डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो है वो प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी ओर भारत भी पिछले कुछ वर्षों से सीमा क्षेत्रों पर अपनी क्षमता बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहा है। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अनेक नई सड़कें, पुल तैयार किए हैं, चाहे हम अटल टनल की बात करें, सीना टनल की बात करें। ऐसी परियोजना सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुई हैं और ये सारे के सारे गलवान के बाद बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। साथियों आपके स्क्रीन पर ये पैंगसो झील दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है नंबरिंग अगर ध्यान देंगे 2 3 4 5 6 7 8, ये फिंगर हैं, 8 फिंगर्स लाइन है, जहां पहले यहां 4 फिंगर 4 तक जो है वो इंडिया की आर्मी क्या करती थी, गश्त करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या कर रहा है, और इधर से 8 7 6 5 तक जो है वो चाइना की आर्मी गश्त करती थी। लेकिन धीरे धीरे इन्हीं सारे क्षेत्रों में जो है विवाद देखने को मिला। गालवान का विवाद भी जो है वो इन्हीं क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए गालवान फ्लैश पॉइंट PP14 आपको दिख रहा है। ये डीएसडी बीओ रोड है, इंडियन आर्मी आईटीबीपी का बेस है। ये श्योक रिवर है, ये एलएसी का एरिया दिख रहा है। ये पीएलए का जो है वो मतलब जो बेस एक कैंप की तरह समझ लीजिए। गलवान रिवर है, चाइना का पोस्ट। आपको देखिए पूरा का पूरा एरिया आपको देखने को मिल रहा है। हमने कहा इस क्षेत्र में जो भी गांव बन रहे हैं ये ड्यूअल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले गांव बनाए जा रहे हैं। भारत भी ये काम कर रहा है, चाइना भी ये काम कर रहा है, दोनों जो है वो परियोजनाओं को बढ़ा रहे हैं। भारत भी अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड में नई सड़कों के परियोजना पे ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इसके अलावा भारत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के माध्यम से जो सीमावर्ती गांव है उनकी आबादी, उनकी बुनियादी सुविधाएं, उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि आधुनिक सीमा सुरक्षा केवल सैनिकों से नहीं बल्कि सड़क
संचार, बिजली, नागरिक आबादी, तेज लॉजिस्टिक से भी तय होती है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती साथियों। चीन केवल सीमा पर सड़कें ही नहीं बना रहा, वो नक्शों, नए नामों, मैंने वैज्ञानिक दावों के माध्यम से अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। अब तक हमने सीमा विवाद को देखा, चीन की रणनीति को देखा, सुरक्षा चुनौतियों को समझा। लेकिन अब सबसे बड़े विरोधाभास को हमें समझना है। एक तरफ सीमा पर तनाव है, दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच में रिकॉर्ड व्यापार हो रहा है। यह भारत और चीन के संबंधों की सबसे बड़ी विडंबना है। गलवान संघर्ष के बाद पूरे देश में चीन के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। भारत सरकार ने कई कदम भी उठाए। सैकड़ों चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पे प्रतिबंध लगा दिया, एफडीआई नियमों को सख्त बना दिया, कई सरकारी परियोजनाओं से चीनी कंपनियों की भागीदारी की समीक्षा की गई। लेकिन यदि व्यापार के आंकड़े देखें तो तस्वीर अलग दिखाई दे रही। भारत आज भी चीन से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल कंपोनेंट, मशीनरी, सोलर पैनल, फार्मास्यूटिकल्स, कच्चे पदार्थ और औद्योगिक उपकरण आयात कर रहा है। और यही कारण है कि भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा लगातार बहुत बड़ा बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत चीन के ऊपर निर्भर है? तो जवाब यही है भैया, पूरी तरह निर्भर तो नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में चीन अभी भी वैश्विक सप्लाई चेन का प्रमुख केंद्र है। इसलिए भारत एक साथ दो रणनीतियों पर काम कर रहा है। पहला, जहां संभव हो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए। दूसरा, वैश्विक सप्लाई चेन में नए साझेदारी को विकसित किया जाए। और इसी सोच के तहत मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन जैसे नीतियों पर भारत जोर दे रहा है। लेकिन आर्थिक संबंधों का दूसरा पक्ष इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। चीन केवल व्यापारिक साझेदार नहीं है साथी, वह पाकिस्तान का सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी भी है। रक्षा क्षेत्र हो, तकनीक सहयोग हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीतिक समर्थन वो पाकिस्तान को करता है। चीन अक्सर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है। और यही कारण है कि भारत के सामने चुनौती केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं है, उसे सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के बीच में जो है वो संतुलन बनाना पड़ता है। अब तक की चर्चा से ये बात तो स्पष्ट हो गई होगी साथियों कि भारत चीन प्रतिस्पर्धा केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं। आने वाले वर्षों में यह प्रतिस्पर्धा वाटर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच चुकी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि रालुंग शांगपो पर चीन के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना। तिब्बत में बनने वाला यह परियोजना दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर योजनाओं में से एक माना जाता है। भारत की चिंता केवल बिजली उत्पादन को लेकर नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि अगर ब्रह्मपुत्र एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है और ट्रांस बाउंड्री रिवर होने के बाद यदि ऊपरी धारा पर बड़े स्तर पर जल का प्रबंधन होता है तो उसका प्रभाव नीचे स्थित देशों के ऊपर पड़ सकता है। इसलिए भारत लंबे समय से सीमा पार नदियों के डेटा साझा करने और पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। अब केवल जल ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, हाई स्पीड रेल की बात करें, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पेस प्रोग्राम की बात करें, ड्रोन वारफेयर की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में चीन बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए केवल सीमा पर सैनिक बढ़ा देना पर्याप्त नहीं होगा। दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा के लिए आर्थिक शक्ति, तकनीकी नवाचार, मजबूत विनिर्माण और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग भी उतने आवश्यक हैं। और इसी दिशा में जो है वो भारत सीमा क्षेत्रों में सड़क, पुल, सुरंग, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और आधुनिक सैन्य लॉजिस्टिक पर लगातार निवेश कर रहा है। साथ में जैसा कि हमने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के माध्यम से इंडिया अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो पूरा विवाद हम देख रहे हैं और पूरा विवादों में हमने इस सारी बातों को देखा। ये चाइना और इंडिया का ट्रेड रिलेशंस आपको देखने को मिल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया को घाटा ही हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट है। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये विश्व का सबसे बड़ा जो मैंने ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम कहा वो आपको देखने को मिल रहा है। और भारत को इस बात का डर है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, द ग्रेट बैंड का आपको देखने को एरिया मिल रहा है। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि यारलुंग शांगपो जो है वो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और फिर ये नदी आगे बढ़ती है। तो यहीं इसी के पास जो है वो क्या है, सबसे ग्रेट बैंड है। यहीं जो है चाइना जो है वो क्या कर रहा है, अपना सबसे बड़ा डैम जो है विश्व का बनाया हुआ है। तो भारत ने भी, जैसा कि मैंने सेला टनल की बात की, इस क्षेत्र में निर्माण के बारे में बात की, ये सारी बातें, मेडोंग हाइड्रो पावर डैम के बारे में हम बात कर रहे थे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया हुआ है यारलुंग शांगपो पर, जो कि भारत के लिए तनाव है। भारत की तैयारी जो है इस क्षेत्र को लेकर जो है बहुत ज्यादा तेजी है और भारत को आगे क्या करना चाहिए साथियों, इस पर आप सभी अपने विचार भी दीजिए। साथियों, भारत चीन सीमा विवाद केवल सीमा का नहीं बल्कि भू राजनीति, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। आने वाले वर्षों में भारत की सफलता उसकी सैन्य शक्ति के साथ साथ आर्थिक मजबूती, तकनीकी क्षमता और प्रभावी कूटनीति के ऊपर भी निर्भर करेगा। तो यह विषय आईआर के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, बॉर्डर मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसा लगा ये सेशन, आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।